नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है राजनयिक प्रतिनिधि अर्थात डिप्लोमेटिक एजेंट। जो डिप्लोमेटिक एजेंट इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो प्रारंभ में ही जब राजा महाराजा का या राजतंत्र था, उस समय भी एक राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्ति अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते थे और दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ये वो भूमिका निभाते थे। जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है वो व्यक्ति अपने देश का प्रतिनिधित्व अन्य देश में करता है, वो राजनयिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करें तो जो राजनयिक प्रतिनिधित्व होता है उसकी स्थायी नियुक्ति तथा स्थापना 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है। जो राजदूत से संबंधित विधि है उसका विकास कुछ हद तक प्रथाओं से हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि की विकास प्रथा के रूप में था, लेकिन सर्वप्रथम 1815 में वियना की कांग्रेस में इसका कोडिफिकेशन हुआ। इसके बाद अंतिम कोडिफिकेशन 1961 के राजनयिक संबंधों का वियना कन्वेंशन में किया गया। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने भी, भारतीय संसद ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था राजनयिक संबंध वियना अभिसमय अधिनियम 1972। ठीक है। जो 1815 में वियना कांग्रेस थी, उन्होंने राजनयिक दूतों ओब्लिक प्रतिनिधियों को 3 भागों में विभाजित किया, लेकिन 1818 में एक्सला चैपिल की कांग्रेस के द्वारा इसमें एक व्यक्ति और इंसर्ट अर्थात जोड़ दिया। इस तरह 1815 और 1818 के कांग्रेस अधिवेशन के आधार पर राजदूत 4 दिन की 4 श्रेणियाँ होती है। पहला है राजदूत तथा पोप के दूत। ये भी राजदूत होते हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राज्य द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो पोप के द्वारा राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें लीगेट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत तथा असाधारण राजदूत। इस तरह के राजदूत पहली श्रेणी के राजदूत की अपेक्षा कम प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तीसरा है निवास मंत्री, जो कि 1818 में एक्सला चैपिल कांग्रेस द्वारा जोड़े गए। इनको प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो दूत हैं उनकी अपेक्षा कम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चौथा है कार्यभार वाहक राजदूत। कार्यभार राजदूत वो राजदूत होते हैं जो इन्हें किसी स्टेट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, अपितु स्टेट द्वारा अपॉइंट किए गए राजदूत द्वारा अपने ऑफिस में अपॉइंट किया जाता है। तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के राजदूतों से भी कम प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन जब वियना कन्वेंशन 1961 आया तो इसकी 3 श्रेणियाँ रख दी। वो निम्न है: एक राजदूत, पोप के दूत तथा समान पंक्ति के अन्य मिश्रों के प्रधान। वियना भी समय में स्पष्ट कर दिया कि केवल अग्रता तथा व्यवहार में औपचारिकता को छोड़कर उपयुक्त श्रेणियों में राजनयिक प्रतिनिधियों में उनकी श्रेणी के आधार पर कोई अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो राजनयिक प्रतिनिधित्व क्या काम करेंगे। जो राजनयिक प्रतिनिधित्व है, जो राजनयिक राजदूत है, वो पहला कार्य उसका प्रतिनिधित्व, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व उस देश में करता है जहाँ उसको अपॉइंट किया गया है। दूसरा है मध्यस्थता तथा वार्ता। इसका कार्य राज्य तथा अपने राज्य तथा विदेशी राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता का काम करना होता है। इन डिप्लोमेटिक एजेंट का ये कर्तव्य भी है कि वे बातें जो विदेशी राष्ट्र के साथ करते हैं उनकी सूचना अपने राज्य को दे तथा समय समय पर जैसी घटनाएं घटित होती है उनकी सूचना भी अपने राज्य को देते रहे। इनका सदैव ये प्रयास रहता है कि वे अपने राज्य तथा जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होती है उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। तीसरा है निरीक्षण।
जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है वहाँ की घटनाओं का निरीक्षण करना भी इनका कर्तव्य होता है। विशेषकर उन घटनाओं के प्रति वे बहुत सजग रहते हैं जिनका प्रभाव इनके राज्य पर पड़ता है। चौथा है संरक्षण। जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है, जिस देश में उसका अपॉइंट किया जाता है, उस देश में जहाँ का वह है निवास करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण प्रदान करना भी, उनकी जान माल की रक्षा करना भी इस डिप्लोमेटिक एजेंट की ड्यूटी होती है। पाँच और आखिरी है मित्रता के संबंध बढ़ाना। राजनयिक जो प्रतिनिधित्व है उसका ये कार्य होता है कि जिस देश में उसकी नियुक्ति हुई है उस देश तथा अपने देश के बीच मित्रता के संबंधों को बढ़ाए तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता आए। उसके बाद बात करते हैं कि जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं उनको उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उनका आधार क्या है। इसमें दो थ्योरी काम करती है। एक तो होती है बाह्य प्रादेशिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। दूसरी है फंक्शनल थ्योरी। बाह्य प्रादेशिकता का मतलब ये कि कुछ विधि शास्त्री ये मानते हैं कि जो राजदूतों को उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो इस कारण प्राप्त होते हैं कि उन्हें राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। अतः कुछ विधि शास्त्री इसकी आलोचना करते हैं और दूसरा मत उसका समर्थन करते हैं कि फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी के अनुसार जो राजदूत है उनको उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार इस कारण मिलती है कि अगर ये उन्मुक्ति और विशेषाधिकार नहीं होंगे तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे और इसी कार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। अतः लेकिन आज वर्तमान में इसी सिद्धांत को मान्य किया गया है कि उनकी कार्य की प्रकृति विशेष होने के कारण उन्हें कुछ विशेष उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आता है कि राजनयिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार क्या क्या है। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा। जिस देश में डिप्लोमेटिक एजेंट की नियुक्ति हुई है उस देश की ड्यूटी होती है और डिप्लोमेटिक एजेंट का अधिकार भी है कि उसको व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए और मिले। इसका एक प्रसंग भी आता है तुलसीगढ़ रामचरितमानस में कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं और रावण से राम के संदर्भ में वार्तालाप करते हैं तो रावण को गुस्सा आ जाता है और रावण हनुमान जी को मृत्युदंड का आदेश दे देता है। लेकिन उन्हीं का भ्राता विभीषण विनयपूर्वक कहता है कि ना ही शीस अगर विनय बहुता नीति विरोध न मार्य दूता। अर्थात रामायण काल में भी दूत की हत्या को निषेध बताया है और उसको व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरी है न्यायालय की अधिकारिता, जो आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति। जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है उसके खिलाफ जहां उसको अपॉइंट किया जाता है कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं जारी रखी जाएगी न की जाएगी। अगर लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर वो आपराधिक षड्यंत्र में भाग लेता है वो या फिर वो खुद स्वयं प्रिविलेज को छोड़ देता है, न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, तो फिर वो उसे उन्मुक्ति और विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। इस संदर्भ में केस है जॉर्ज गिलिनबर्ग का। ये हुआ क्या कि जॉर्ज गिलिनबर्ग को इंग्लैंड में स्वीडन का राजदूत नियुक्त किया गया। जो जॉर्ज गिलिनबर्ग थे वो स्वीडन के राजदूत थे इंग्लैंड में। इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम की हत्या करने का विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। अगर कोई राजदूत किसी प्रभुत्व संपन्न शासक जहां उसको अपॉइंट किया है और ऐसा कार्य करता है जिससे वहाँ के राजा या प्रधान की हत्या में या विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो उन्मुक्ति समाप्त हो जाती है। एक चीज़ नोट करने योग्य है कि जो राजनयिक प्रतिनिधित्व है उनके परिवार के जो उसके साथ निवास नहीं करते हैं उनको ऐसे प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है दीवानी अधिकारिता से दीवानी। इसके बाद आता है दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति। जो राजदूत होते हैं उनके खिलाफ जिस राज्य में उनका अपॉइंट किया गया है सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती। कि जैसे इस संबंध में एक केस है, ये सिविल अधिकारिता की जो उन्मुक्ति है उन्हें अपने जिस देश में अपॉइंट किया वहाँ ही नहीं अपितु अगर वो किसी अन्य देश से होकर यात्रा कर रहे हैं
तो अन्य देश में भी उनको ये उन्मुक्ति प्राप्त होगी। इस संबंध में केस है बर्गमान बनाम डी फ्रांस के मंत्री थे, वो बोलीविया जा रहे थे, तो न्यूयॉर्क में वो रुके, तो न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ बर्गमान ने एक सिविल सूट दायर किया। तो मामला न्यायालय में पहुंचा, तो न्यायालय ने कहा कि आप इनको विशेष उन्मुक्ति या विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर डिप्लोमेटिक एजेंट अर्थात किसी देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में किसी देश के माध्यम से होकर जाता है तो वहाँ भी उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। भारत के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 86 के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहमति से ही किसी विदेशी पर मुकदमा सिविल सूट दायर किया जा सकता है। लेकिन इसमें दो जजमेंट है, एक तो दिल्ली उच्च न्यायालय का, एक माननीय उच्चतम न्यायालय का। दिल्ली उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप अनुमति प्रदान करें, लेकिन उच्चतम न्यायालय के जिस हरभजन सिंह बनाम भारसंघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश न देकर कहा कि आप ऐसा व्यवहार करें जिससे पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता है और जिस व्यक्ति को सिविल हानि हुई है उसकी हानि की भी भरपाई हो सके। उसके बाद आता है राज्य उनकी एवं उनकी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता से उन्मुक्ति। ये उन्मुक्ति भी राजदूत को प्राप्त होती है। उसके बाद है निवास स्थान संबंधी उन्मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधित्व की जहाँ वो निवास करता है वहाँ अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिप्लोमेटिक एजेंट के निवास में जाके छिप जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है तो वो व्यक्ति गिरफ्तारी से उन्मुक्त नहीं है। तो इसी दशा में जो डिप्लोमेटिक एजेंट है ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। साधारणतः राजनयिक प्रतिनिधि इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसके बाद है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से उन्मुक्ति। डिप्लोमेटिक एजेंट को किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो स्वयं उपस्थित होता है तो वो विशेष अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। करों से उन्मुक्ति। जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कर अदा नहीं करना पड़ता जहां उनको अपॉइंट किया गया है। पुलिस नियमों से उन्मुक्ति। पुलिस नियम भी लागू नहीं होते, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि दोनों देशों के बीच माधुर्य संबंध बने रहे तो डिप्लोमेटिक एजेंट जहां उसको अपॉइंट किया है वहाँ के पुलिस नियमों का पालन करता है। उपासना का अधिकार। अपने निवास पे वो किसी भी धर्म को माने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। अधिकारी तथा उनके परिवार पर नियंत्रण रखने तथा अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार। उसके बाद नियुक्ति वाले राज्य क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने का अधिकार। इसका एक प्रोविज़न जो प्रोविडेड ये है कि अगर उस देश की सरकार ने किसी एरिया विशेष को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है तो वहाँ डिप्लोमेटिक एजेंट आ जा नहीं सकता। इसके बाद है दूतावास से संबंधित कार्यों के बारे में सूचना भेजने का अधिकार। सैनिक उत्तरदायित्व से छूट। व्यक्तिगत सामान से छूट। जांच से छूट। जो डिप्लोमेटिक एजेंट सामान अपने साथ लेके जाएगा उसके सामान की जांच नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो गंभीर मामला है तो डिप्लोमेटिक एजेंट या उसके किसी एजेंट की उपस्थिति में ही उसके सामान की जांच की जा सकती है। उसके बाद आता है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट का परिचायक है, जो कोई लिपिक सेवा वर्ग में उसके साथ कार्य कर रहा है, उसको कितनी उन्मुक्ति होगी। इस संबंध में क्या है कि उन्मुक्ति जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उतनी विशेषाधिकार उसको प्राप्त नहीं होते। इसमें एक केस है बनाम केंट का। ये केंट ऑस्ट्रेलिया के जो दूतावास इंग्लैंड में स्थित था वहाँ लिपिक के पद पर कार्यरत था। इस पर 2 विलेख चोरी करने का आरोप था। तो न्यायालय में मामला जाता है तो केंट के द्वारा ये कहा जाता है कि मुझे भी प्रिविलेज प्राप्त है, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा इंग्लैंड के न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी अवधि से पूर्व जब इसने विलेख चोरी किए थे उस समय ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त डिप्लोमेटिक एजेंट को विशेष अधिकार को वापस ले लिया था। तो इंग्लैंड के न्यायालय ने कहा कि जब डिप्लोमेटिक एजेंट के पास ये विशेष अधिकार नहीं है तो लिपिक के पास कैसे हो सकते हैं। दूत क्रम की समाप्ति कैसे होगी, इसके 7 तरीके हैं। दूत क्रम को वापस बुला लेना। जो राजदूत है उसको जिस देश ने अपॉइंट किया है अपने देश द्वारा वापस बुला लिया जाता है। तो राजदूत को जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो कार्य समाप्त हो जाने पर ग्रहण करने वाले राज्य की प्रार्थना पर जिस देश में उसका अपॉइंट हुआ है और वो देश वापस वो
जिस देश का वो है उससे प्रार्थना करता है कि आप इसे वापस बुला लीजिए, तब भी पासपोर्ट देकर अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दूत क्रम के प्रयोजन की पूर्ति, परिचय पत्र की अवधि समाप्ति पर। एक चीज़ नोट करना आवश्यक है कि जब भारत और पाकिस्तान में कभी तनाव होता है तो भारत सरकार द्वारा या पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने डिप्लोमेटिक एजेंट को वापस बुला लिया जाता है। इस तरह राजदूत क्रम की समाप्ति हो जाती है। इसी क्रम में आगे एक और है वाणिज्य दूत। वाणिज्य दूत का कार्य होता है कि जहाँ उसको अपॉइंट किया जाता है अपने देश के जो वाणिज्य व्यापार है उसको रिप्रेजेंट करना और उनके हितों की रक्षा करना। इसका भी वही है ना, अभी समय 1961 ही है। वाणिज्य दूतों के जो प्रकार है, श्रेणी वो 4 तरह की है: कॉन्सल्स जनरल, कॉन्सल्स, वाइस जनरल्स और कॉन्सल जनरल्स एजेंट। इनको जो ड्यूटी है, जो कार्य है, यह है कि अपने राष्ट्र के वाणिज्य हितों की रक्षा करना, अपने राष्ट्र के नौ संचालन का निरीक्षण करना भी इनका कार्य होता है, अपने गृह राष्ट्र के नागरिकों का संरक्षण वाणिज्य हितों का कार्य होता है, जैसे पासपोर्ट दिलाना, मुकदमे आदि में सहायता करना। वाणिज्य दूत अपने राष्ट्र के नागरिकों को अन्य कार्य करते हैं, जैसे हस्ताक्षर को प्रमाणित करना, उन्हें शपथ दिलाना, उनके विवाह का पंजीयन करवाना तथा जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना। जो इनको विशेषाधिकार होते हैं, वाणिज्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जहां उनको अपॉइंट किया गया है उनके सरकारी कार्यों के लिए न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों की अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है वाणिज्यिक पुरालेखागार तथा दस्तावेज अलंघनीय होते हैं। वाणिज्य दूतावास के परिसर भी अलंघनीय होते हैं। वाणिज्य अधिकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को देय तथा करों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। केवल अपने कार्य को छोड़कर वाणिज्य दूतावास के सदस्यों को साक्ष्य देने के दायित्व से उन्मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, केवल अपने कार्यों को छोड़कर केवल अपने कार्यों का एविडेंस नहीं दे सकते और कार्यों के लिए उनको एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है। धन्यवाद।